Welcome students, welcome you St. Andrews Public School online classes, class 8 history chapter 3 ruling the countryside. Topic the revenue system. मेन प्रीवियस क्लास में हमने सबसे फर्स्ट सेटलमेंट के ऊपर डिस्कस किया था जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट कि जो परमानेंट सेटलमेंट है इसके इम्पैक्ट क्या पड़े, मतलब इसके प्रभाव क्या पड़े, इसके ऊपर देखते हैं कि मेन जो परमानेंट सेटलमेंट आपको पता है कि मेन इसमें क्या किया गया था। तो जो रेवेन्यू है उसको फिक्स कर दिया गया था और रेवेन्यू फिक्स करने के बाद जो ड्यूटी दी गई वो किसको दी गई, जमींदार्स को दी गई। और अगर जमींदार्स उस चीज को पे नहीं कर पाते थे एक फिक्स टाइम पे तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी उसको क्या कर देते, मेन वो नीलाम कर देते थे, उसको बेच देते थे और जो भी मेन रकम जो उनकी बकाया रहती थी। तो सबसे फर्स्ट इसी में बात करते, द परमानेंट सेटलमेंट एंश्योर्ड रेगुलर इनकम टू द कंपनी। मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट ने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट ने कंपनी को क्या दी, रेगुलर इनकम प्रोवाइड की। मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट से क्या होता था कि कंपनी को इतनी इनकम मिलनी है, क्योंकि उस चीज को तो वो फिक्स कर दिया था। और फिक्स करने के बाद कंपनी को ये एंश्योर्ड किया, मतलब कि सुनिश्चित किया, कंपनी को मेन दिलासा दिलाया, मतलब कंपनी को पता चला कि हाँ हमें रेगुलर इनकम मिलनी है। मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट से कंपनी को इतना यकीन हो गया था कि उनको रेगुलर इनकम मिलनी है, मतलब कि नियमित रूप से उनको आय इनकम मिलनी है। तो यही किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट एंश्योर्ड, परमानेंट सेटलमेंट से एंश्योर्ड हुआ क्या कि रेगुलर इनकम टू द कंपनी, की कंपनी को रेगुलर इनकम मिलेगी। इसके साथ साथ इट आल्सो क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स विच वाज लॉयल टू द ब्रिटिश। इसके साथ साथ इससे जमींदार, मतलब कि इससे एक नई क्लास निकल के आई जिसको किस नाम से जाना गया, लैंडलॉर्ड्स के नाम से जाना गया। इनको हम जमींदार के नाम से भी जाना जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट से मीन इससे एक नई क्लास निकल के आई और ये कौन सी क्लास थी, जमींदार थी, मतलब कि लैंडलॉर्ड्स थे। और इसके साथ साथ मेन वो अंग्रेजों के प्रति कैसे थे, लॉयल थे, काफी वफादार थे। तो इससे यही निकल के आता है कि जो मेन इससे क्या हुआ, एक नई क्लास निकल के आई जमींदारों की, लैंडलॉर्ड्स की, और ये ब्रिटिशर्स के प्रति या ब्रिटिशर्स के लिए काफी कैसे थे, लॉयल थे, काफी वफादार थे। इसके बाद बात करते इन 1799 की। 1799 में क्या हुआ, जमींदार्स वर empowered to evict the tenants and also to confiscate their property for non-payment of their dues to the लैंडलॉर्ड्स। मतलब कि 1799 में क्या हुआ, 1799 में जो जमींदार थे, जमींदार्स वर एम्पावर्ड टू इविक्ट द टेनेंट्स। मतलब कि जमींदारों को इतना अधिकार हो गया था, इतनी पावर दे दी गई थी कि जो टेनेंट्स थे, टेनेंट्स मतलब कि किराएदार को वो क्या कर सके, बेदखल कर सके, इविक्ट कर सके। तो जमींदारों के पास 1799 की बात करें तो 1799 में जमींदारों के पास इतनी पावर आ गई थी कि वो क्या कर सके, जो किराएदार, जो टेनेंट्स थे उनको क्या कर सके, मेन उनको बेदखल कर सके, उनको इविक्ट कर सके। इसके साथ एंड ऑल्सो टू कॉन्फिस्केट देयर प्रॉपर्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज टू द लैंडलॉर्ड्स। मतलब किसका कहने का मतलब ये है, कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब होता है मेन जब्त कर लेना। तो मेन क्या होता है, जब टेनेंट्स मतलब कि कॉन्फिस्केट देयर प्रॉपर्टी, क्या किया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज टू द लैंडलॉर्ड्स। मतलब कि मेन उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता था जब वो अपने ड्यूज की पेमेंट ना कर पाते थे।
मतलब कि जब किराएदार को एक तो मेन उनको बेदखल करने की राइट्स आ गए थे जमींदारों के पास, और जब वो मेन भुगतान जो उनकी ड्यूज पड़े हुए हैं उसको ड्यूज को, उसके साथ साथ जब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि जो उनकी पेमेंट होती थी जब उनके ड्यूज रह जाते थे, तो ना करने के लिए, मतलब जब वो नहीं कर पा रहे थे तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो संपत्ति थी, उसको जब्त करने का अधिकार भी किसके पास था? जमींदारों के पास। मेन अब देखते हैं कि जब ये सारी प्रोसेस हुई कि जमींदार को राइट्स दे दिए गए कि वो टेनेंट्स को उनकी जमीन से हटा सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या कर सकते हैं? जब्त कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट यही निकलता है कि जो टेनेंट्स का एक बहुत बड़ा जो सेक्शन था, बहुत बड़ा जो ग्रुप था, वो क्या हो गया? मेन उनके पास जमीन ही नहीं थी। तो यही कहता है कि दिस रिजल्टेड इन मेकिंग a large section of tenants dispossessed of their land। क्या हुआ कि इससे रिजल्ट परिणाम ये निकलता है कि जो किराएदारों का एक बहुत बड़ा तबका या बहुत बड़ा सेक्शन जो था अपनी भूमि से दूर हो गया या उनको बेदखल कर दिया गया उनकी भूमि से। पर्टिकुलरली व्हेन क्रॉप्स फेल्ड, मतलब कि जब क्रॉप्स फेल हो जाती थी तब उनकी जमीन से मोस्टली उनको क्या कर दिया था? बेदखल कर दिया जाता था। इसके बाद कहता है द नंबर ऑफ लैंडलैंड्स लेबर्स दैट फॉर्म्ड ए लार्ज सेक्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन इंक्रीज इन दिस वे। इससे क्या हुआ? अ नंबर ऑफ लैंडलैंड्स लेबर, मतलब कि अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि भूमिहीन मजदूरों की संख्या, मतलब कि ऐसे मजदूर जो जिनके पास जमीन नहीं थी, तो उनकी जो संख्या थी अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यही हुआ द नंबर ऑफ लैंडलेस लेबर्स, मतलब कि ऐसे लेबर्स जिनकी जमीन नहीं थी, दैट फॉर्म्ड ए लार्ज सेक्शन। इन्होंने क्या किया? एक बड़ा सेक्शन, एक बहुत बड़ा मतलब तबका बनाया ऑफ द विलेज। कहां पे? विलेज में, विलेज पॉपुलेशन में। और इसके साथ साथ इंक्रीज इन दिस वे, इससे क्या हुआ? वो इंक्रीज हुआ, मतलब कि भूमिहीन लेबर्स या मजदूरों का एक बहुत बड़ा तबका इंक्रीज हुआ, बढ़ा। वो भी कहां पर? विलेज में, गांव में। तो गांव में एक बहुत बड़ा भूमिहीन किसानों या लेबर्स का एक तबका फॉर्म हुआ, बना, और वो धीरे धीरे क्या हुआ? इसी तरह से इंक्रीज होता चला गया, बढ़ता चला गया। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं इन द लॉन्ग रन द परमानेंट सेटलमेंट बेनिफिटेड द जमींदार्स मोर देन द गवर्नमेंट। क्या हुआ? मेन जब ये प्रोसेस चलती गई तो इससे क्या हुआ? जो परमानेंट सेटलमेंट था वो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट था, बेनिफिट उसका जो लाभ मिला सबसे ज्यादा वो जमींदार्स को मिला, मोर देन द कंपनी। कंपनी से ज्यादा जो बेनिफिट मिला वो किसको मिला? जमींदार्स को मिला। मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदारों को सरकार से, गवर्नमेंट से ज्यादा या गवर्नमेंट से अधिक क्या दिया? बेनिफिट दिया। इसके साथ साथ बाय इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टीवेशन, इसके साथ साथ मेन क्या हुआ? मेन खेती जो मेन कल्टीवेशन एरिया है इससे वो भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि अब मेन फिक्स रेवेन्यू देना, तो इससे क्या हुआ? जो इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब कि खेती के अंदर आने वाले एरिया में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, बढ़ा। इसके साथ साथ द लैंडलॉर्ड्स कलेक्शन ऑफ रेंट वेंट अप, मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स का कलेक्शन था वो भी रेंट का, वो अब क्या होने लगा? बढ़ने लगा। लैंडलॉर्ड्स कलेक्शन ऑफ रेंट, मतलब कि लैंडलॉर्ड्स जो कलेक्शन कर रहे थे रेंट्स का, किराया का, वो भी अब क्या हुआ? ऊंचा चढ़ा या ऊंचा बढ़ गया। इसके साथ साथ बट द अमाउंट दैट दे हैड टू पे टू द गवर्नमेंट रिमेन द सेम, लेकिन जो उन्हें सरकार या गवर्नमेंट को राशि, जो अमाउंट देनी थी वो वैसी ही रही, वो मेन सेम रही।
लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स के पास जो कलेक्शन था रेंट का वो क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो मेन हमने इसमें डिस्कस किया इंपैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट से कंपनी को एंश्योर होगी थी कि अब उनको क्या मिलेगी, रेगुलर इनकम मिलेगी। इसी के साथ साथ एक नई क्लास निकल के आई लैंडलॉर्ड्स, जिनको जमींदार के नाम से जाना गया, और वो लॉयल भी थे, वो भी किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। इसके बाद लेकिन 1799 में चेंजेस आए। क्या है, जमींदार को राइट्स दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, मेन टेनेट्स की उनको मेन उनकी जमीन से हटा सकते हैं, इसके साथ साथ बेदखल कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकते हैं जब वो पेमेंट नहीं कर पाए। इसका रिजल्ट ये निकला कि एक बहुत बड़ा सेक्शन बन गया टेनेट्स का, जो बेदखल कर दिया गया था जमीन से, और मेन उनको कब किया गया, जब इनकी क्रॉप्स फेल हो गई। इसके साथ साथ मेन अब इन लैंडलैंड्स जो भी लेबर्स थे या मजदूर थे, किसान थे, इनका एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज होगी विलेजेस में इस तरह से। इसके साथ साथ मेन हमने अभी इसमें यह भी बात की कि परमानेंट सेटलमेंट का जो सबसे ज्यादा फायदा मिला वो किसको मिला, जमींदार्स को मिला, गवर्नमेंट को नहीं मिला। इसके साथ साथ कल्टीवेशन के एरिया भी इंक्रीज हुए और मेन लैंडलॉर्ड्स के पास जो कलेक्शन था वो ज्यादा होता चला गया, बट जो उन्हें सरकार को जो अमाउंट पे करनी थी वो बिल्कुल सेम ही रही। होप सो आपको समझ में आया होगा द इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। थैंक यू।